now. Hello dear students, welcome grade 9 and in our food production today we are going to study and understand unit 10 kitchen organization. ये लास्ट चैप्टर है फूड प्रोडक्शन के हैंड मैनुअल का. बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो ध्यान से सुनते हैं. ओके, सो टॉपिक है किचन ऑर्गेनाइजेशन. नाम से ही पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किस तरह से हम अपने किचन को सेट रखते हैं, मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट किचन ऑर्गेनाइजेशन. द स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ अ किचन इज नोन एज किचन ऑर्गेनाइजेशन. अब हमारे पास यहाँ एक वर्ड आता है हायरार्की. हायरार्की क्या होता है? हायरार्की रिफर्स टू द फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन. And with respect to the kitchen, it refers to the flow of authority commencing from the executive chef and goes down to the bottom, that is the kitchen helpers. अब हायरार्की और कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक डायग्राम है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसमें टॉप लेवल से मिडिल लेवल एंड देन लो लेवल पर हमारे पास पोस्ट्स असाइन होते हैं. मतलब कि फ्लो ऑफ अथॉरिटी, किसको किस टाइम क्या काम करना है, किसको कौन से ऑर्डर्स पूरे करने हैं. तो जो हम ड्यूटीज देते हैं अपने किचन के स्टाफ को, उनको हम अरेंज करते हैं अपर लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल तक. ओके, सो दैट ये जो अरेंजमेंट होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, सबसे टॉप पे रेड कलर में हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं, फिर बीच में येलो कलर में हमारे दूसरे छोटे शेफ्स होते हैं, एंड सबसे नीचे वाली लेवल में जो ब्लू कलर में है उनमें किचन असिस्टेंट हो जाएंगे, किचन ट्रेनीज हो जाएंगे, हेल्पर हो जाते हैं. तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम हायरार्की कहते हैं. एंड इस हायरार्की को जब हम सेट करके रखते हैं वो हो गया हमारा किचन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द नंबर ऑफ पोजिशंस एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट ईच पोजिशन डिफर फ्रॉम होटल टू होटल डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब ऑब्वियस बात है, जितना बड़ा होटल है उतने ज्यादा वहां पर हमारे एम्प्लॉयज होंगे. अगर छोटा सा रेस्टोरेंट है तो 2 या 3 शेफ में भी काम हो जाता है. लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये बात डिपेंड करती है. वो फैक्टर्स अब हम पढ़ते हैं. सबसे पहला है द वेराइटी ऑफ डिशेज दैट आर ऑफर्ड ऑन द मेन्यू. अगर मेन्यू में बहुत सारे डिशेज हैं तो डेफिनेटली हमें ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी ताकि काम जल्दी जल्दी एंड पूरा होता रहे. सेकेंड है नंबर ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड टू बी डाइनिंग इन द रेस्टोरेंट. अब अगर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है रोड साइड पे, उसमें हमारे पास 10 टेबल्स हैं, हर टेबल पे 4 चेयर्स हैं. ओके, सो वी हैव 40 पीपल. अब 40 पीपल को मैनेज करने के लिए हमारे पास 10 वेटर काफी होंगे. लेकिन अगर किसी होटल में जहां पर 200 लोगों को, 200 गेस्ट्स को हम बिठाएंगे तो वहां पर हायर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की भी तो जरूरत होगी. ज्यादा शेफ्स होंगे, ज्यादा वेटर्स होंगे, ज्यादा क्लीनर्स होंगे. उसके बाद नंबर 3, यूज ऑफ कन्वीनियंस फूड. एग्जाम्पल, रेडीमेड बर्गर पैटीज विच नीड टू ओनली बी डीप फ्राइड नॉट प्रिपेयर्ड. अब एक बड़ा रेस्टोरेंट है लेकिन हमारे पास काफी सामान रेडीमेड आ जाता है. जैसे बर्गर के बीच में जो पैटीज रखते हैं, अगर हम उन्हें रेडीमेड ले आते हैं तो उन्हें हमें सिर्फ डीप फ्राई करना होता है. लेकिन सोचो अगर आपको होटल में वो बनानी पड़ जाए तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी. पैटीज अगर पोटैटो की होगी तो पहले पोटैटोज को धुलना होगा, फिर उन्हें हम पील करेंगे मतलब कि छीलना, फिर उन्हें हम अक्सर बॉईल भी करते हैं, फिर उन्हें मैश करते हैं, फिर मसाला लगाकर उन्हें फ्राई करते हैं. बहुत सारा काम होता है तो ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है. लेकिन अगर हम रेडीमेड मंगवा लेते हैं तो कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी. टाइप ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल, द लेवल ऑफ ऑटोमेशन. एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ मशीन such as a commercial food processor for cutting and chopping, less number of people are required to do the job. अब ऑब्वियस बात है, जब मौसम होता है गाजर के हलवे का, क्या होता है, गाजर धुलकर छीलकर उसे कसना होता है, राइट. कसने को कहते हैं ग्रेटिंग. सो जब हम ग्रेटर से कैरेट्स ग्रेट करेंगे, अगर हमें 100 kg कैरेट ग्रेट करनी है एंड हमारे पास ग्रेटर ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रिक मशीन है, तो बस उसमें गाजर डाल दो एंड 2 से 3 मिनट में सब कुछ हो जाएगा. दैट इज ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिक मशीन है. तो इसमें हमें 1 या 2 एम्प्लॉय की जरूरत है. लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ मैनुअल है, हमारे पास हाथ में पकड़ के करने वाला ग्रेटर है, तो उसमें हमें ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी.
and then need of skill involved at the various levels. Specialization jobs, example, a cook trained to work on a tandoor. Now हमारे पास कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स होते हैं जिनके यहाँ जो खुला एनवायरनमेंट होता है, पार्क होता है, उसमें अक्सर बारबेक्यू होती है. अब एक नॉर्मल शेफ जो दाल चावल पकाता है उसे बारबेक्यू का काम नहीं आता, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल शेफ को बुलाना पड़ता है. सो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हर होटल में एम्प्लॉयज ज्यादा या कम क्यों होते हैं. एंड ये हमारे हायरार्की पे भी फर्क पड़ता है. हमारी हायरार्की जो है जिसमें हम अरेंज करते हैं पोस्ट एंड लेवल्स पे अपने एम्प्लॉयज को. अब देखें ये डायग्राम है, लुक एट दिस वेरी वेल. हायरार्की इन द किचन, सबसे टॉप लेवल पे है हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ, उनके बाद है अंडर शेफ और सॉस शेफ, देन नंबर 3 पे सेक्शंस शेफ, नंबर 4 पे असिस्टेंट कुक्स एंड देन ट्रेनीज. अब इन सब की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, ही इज अ मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन. जो एग्जीक्यूटिव शेफ है वो मेन शेफ है, वो बॉस है. एक तरह से जैसे स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो सब कुछ हैंडल करते हैं, सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, मीटिंग्स को, कोर्सेज हैं, एग्जामिनेशंस हैं. इसी तरह से एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, वो मैनेजर होता है, वो सारे एस्पेक्ट्स को हैंडल करता है. फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट में जो हर फूड का जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्वालिटी आ रही है खाने की, ठीक है, और अगर मेन्यूज में हमें कुछ नया अपडेट करना है, पुराने आइटम्स डिलीट करने हैं. देन फूड कॉस्ट जो होता है, जो खाना या कोई सब्जी बहुत ज्यादा महंगी है तो उसका कम हम यूज करेंगे. ओके, देन रॉ मटेरियल्स जो यूज होते हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो हाइजीन है, ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव शेफ ध्यान में रखते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे सॉस शेफ या अंडर शेफ. अब इनका क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव शेफ ने एक ऑर्डर दे दिया है कि शाम को 4 बजे तक 100 बर्गर्स आपको रेडी करने हैं. एग्जीक्यूटिव शेफ ने बात कह दी. अब जो अंडर शेफ है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो स्टाफ को काम पर लगाएं, किचन के जो स्टाफ्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, उन्हें काम पर लगाएं. कोई बर्गर की ब्रेड तैयार करेगा, कोई वेजिटेबल्स कट करेगा, कोई पैटीज तैयार करेगा. सो अंडर शेफ जो होता है वो डायरेक्ट इंचार्ज होता है एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद, मतलब सेकंड इन कमांड. पहला कमांड जो होता है वो एग्जीक्यूटिव शेफ देता है, सेकंड कमांड अंडर शेफ देते हैं. और ये जो अंडर शेफ है ये इनका ये भी काम होता है कि ये एक डिटेल्ड रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फूड, वेजिटेबल्स, रॉ मटेरियल्स यूज होता है, कितना कंज्यूम होता है कस्टमर से, कितना खराब होता है, मतलब कि स्पॉइलेज. स्पॉइलेज यहाँ पर आता है जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हैं वो गल जाती हैं, या कोई मसाले वगैरह इंग्रेडिएंट्स जो एक्सपायर हो जाते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पेरिशेबल फूड्स के बारे में पढ़ा था. सो वहां पर ये मतलब आता है स्पॉइलेज का. इसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कितना खाना यूज हुआ है, कितना वेस्ट हो गया या कितना एक्सपायर हो गया है. ठीक है. देन तीसरे वाले जो है हमारे शेफ डे पार्टी, मतलब कि सेक्शन शेफ. अब हमने कमर्शियल किचन में हमने सेक्शंस पढ़े थे कि एक कमर्शियल किचन में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन एरिया हो गया हमारा, डिश वॉश, पॉट वॉश एरिया, फिर हमारे बेकरीज हैं, हमारे लार्डर्स हैं, हमारे मेन किचन है, ठीक है, चाइनीज किचन है, हमारा बेकरीज होती है. तो हर सेक्शन में एक अलग शेफ होता है. ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम वेज एंड नॉन वेज पकाते हैं तो दोनों के शेफ ही अलग होंगे, दोनों के सेक्शंस अलग होते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी अलग होते हैं. अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो दोनों खानों में यूज होता है तो वो भी अलग जगह पर कटिंग होगी उसकी प्रिपरेशन में, एक जगह हम नहीं करते. सो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग शेफ होते हैं, उनको हम कहते हैं शेफ डे पार्टी और सेक्शन शेफ. ओके. एंड ये जो सेक्शन शेफ होते हैं इनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाइजीन एंड सेफ्टी तो इन्हें मेंटेन करनी ही है अपने डिपार्टमेंट में, जो भी प्रोसीडियर्स हैं खाने के वो भी प्रिपेयर करने हैं, लेकिन उन्हें रोस्टर्स बनाने होते हैं. रोस्टर का मतलब होता है स्केड्यूल, टाइम टेबल. ठीक है. प्रिपेयरिंग ड्यूटी रोस्टर ऑफ द स्टाफ इन देयर सेक्शन एंड मैनेजिंग लीव्स. अगर किसी शेफ को छुट्टी चाहिए है तो वो इनको सेक्शन शेफ को इन्फॉर्म करेंगे एंड देन वो अरेंज करेंगे कि उनको कौन रिप्लेस करेगा. सो ये सभी डिटेल्स भी सेक्शन शेफ रखते हैं. उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट कुक्स हैं. अब असिस्टेंट कुक्स में 3 लेवल होते हैं, कॉमिस 1, कॉमिस 2 एंड कॉमिस 3.
ओके अब इनका क्या काम है, प्रिपरेशन एरिया में जहां पर कटिंग हो गई, चॉपिंग हो गई, धुलना हो गया, वहां से सामान लेकर मेन किचन में आते हैं जहां पर डिश जो है हमारी प्रिपेयर होती है और प्रेजेंट होती है। देखो नाम में ही है असिस्टेंट, जो हेल्प करने वाले होते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास है ट्रेनीज। ट्रेनीज आपको पता ही है, ट्रेनर से वर्ड बनता है। These are usually either new staff learning work or even students studying hotel management and willing to take up career in hotels. Thus, the kitchen team works together to bring the hygienic and delicious meals for the hotel guest. अब देखो हर कोर्स के बाद अक्सर इंटर्नशिप आती है। इंटर्नशिप में क्या होता है, हमें एक प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन दिया जाता है हमारे उस कोर्स के बारे में कि अगर हमें आगे चल के उस कोर्स में प्रोफेशन बनाना है अपना, तो वर्क कैसे होगा। तो जो स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करते हैं उसके बाद वो इंटर्नशिप के लिए किसी बड़े रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं एक ट्रेनी बनकर। वहां पर उनके सामने खाना बनाया जाता है, फिर उनसे थोड़ा थोड़ा काम करवाया जाता है, उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है अगर उन्हें आगे यही अपना करियर बनाना होता है। ओके ये होते हैं ज्यादातर हमारे ट्रेनीज। एंड इतना छोटा सा चैप्टर था बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वंस अगेन लेट मी टेल यू, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है किचन का, जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम हायरार्की कहते हैं। हायरार्की में टॉप लेवल से मिडिल लेवल तक, लो लेवल तक सारे जो हमारे शेफ होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ, फिर अंडर शेफ, फिर सेक्शन शेफ, फिर हमारे असिस्टेंट कुक्स एंड ट्रेनीज होते हैं। सबकी ड्यूटीज होती हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अलग अलग। ओके जो सबसे पहला कमांड देता है वो एग्जीक्यूटिव शेफ देता है, ठीक है, वो अंडर शेफ को कमांड देता है। इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटीज हैंडल करते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम हायरार्की कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर इनफ एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स इन ऑल योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।